हेलो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्रेविटेशन ही। ग्रेविटेशन का ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले आप ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन देख लें, फिर आए इस पे, है ना। तो अपन बात कर रहे थे कि फोर्स के बारे में, फोर्स कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों पॉइंट्स के बारे में अपन ने बात करी थी। इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इसने कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हॉलो स्फेरिकल सेल। हॉलो है ना, हॉलो मतलब ये टेनिस बॉल को आप समझ लो। हॉलो कैसा होगा कि बाहर से एक लेयर होगी, अंदर खाली होगा, तो ये हॉलो स्फीयर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि ये हॉलो स्फीयर के बारे में बता रहा है आपको कि हॉलो स्फेरिकल सेल है ना, ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मास, है ना। कैसी डेंसिटी? यूनिफॉर्म डेंसिटी। मतलब अगर आप ये समझो कि ये हमारा एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब कितना, क्या होता है कि जितना यहाँ का मास उतना ही यहाँ का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं ज्यादा ना कहीं कम। अगर यूनिट ये इतने से डिस्टेंस में अगर इतना मास है तो पूरे में इतना ही मास होगा। तो अपन मास डेंसिटी को कैसे जानते हैं कि दिस इज रो इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर सॉलिड स्फीयर हो तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करते हैं। और अगर सेल आ जाए ना तो अपन क्या कर सकते हैं कि हम लोग सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं या सरफेस मास डेंसिटी, जिसको अपन रो से भी दिखाते हैं, एम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, ठीक है। तो अपन ऐसा बोले कि यहां पे ना अगर एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एम मास, ये म्यू नहीं ये एम है ना, तो ये एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर में, मतलब हर एक यूनिट सरफेस एरिया पे एम मास है। तो क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ पॉइंट मास ऑफ द सेल इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब सीधा समझे कि यहां पे एक पॉइंट मास रख दें अपन, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो आप इसके कारण जो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम होगा अगर इस टोटल मास को हम इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान ले। आई होप आप समझ में आ रहे हो, है ना। हो सकता है ये लाइन एक बार चेक कर लेना आप, है ना, एनसीईआरटी में गिवन है ना। तो हो सकता है मैं एक दो लाइन छूट गया हो बीच का, है ना। तो अपन ऐसा समझना है कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, किसमें, अगर दिया हुआ है कि एक ये मान लो एक टेनिस बॉल है ना, इस पे क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हर सरफेस एरिया पे उतना ही। अगर सेम वॉल्यूम नहीं होता था, अगर अपन बॉल इसको फेंकते तो इधर उधर जा सकती थी क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होती अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता, है ना। तो ये क्या है कि हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली मास, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन क्या मानेंगे कि ऐसा करो, इसने क्या बोला है कि पॉइंट पे मान लो, है ना, एक सेंटर पे एक पॉइंट मान लो, मतलब सेंटर को पॉइंट मान लो, उसी पे टोटल मास रख दो। अब तुम इस दोनों के बीच का फोर्स निकालो, उतना ही आएगा जितना ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली कि इन केस अगर ये पॉइंट अंदर चला जाता है तो इसमें कोई फोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास तो बाहर है ना, इसको अंदर की तरफ कौन अट्रैक्ट कर रहा है? कोई नहीं। तो देयर इज नो फोर्स ऑन दैट कंडीशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आज समझते हैं, है ना। फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अक्सर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर फोर्स के बारे में बता दो, तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर फोर्स के बारे में तो बताया, बट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो मास है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन r मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये r1, दिस इज r2, ठीक है। m1 क्या कर रहा होगा, m2 को अपनी ओर खींच रहा होगा, और m2 क्या कर रहा होगा, m1 को अपनी ओर खींच रहा होगा विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना। तो m1 पे मान लेते हैं कि हमारा F1 फोर्स लग रहा है ना। तो ये किस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू r। सो F1 कैन बी रिटन एज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन किधर, अपोजिट टू r, मतलब ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, सो इट इज अपोजिट टू r, ठीक है। माइनस लगा देंगे। सो F1 कैन बी रिटन एज माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और यहां पे यूनिट वेक्टर। ऐसे ही अगर अपन
फोर्स 2 निकालना चाहे F2, मान लेते हैं कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है ना, M2, तो क्या कर रहा है ये, है ना, M1 को खींच रहा है ना, M2 क्या कर रहा है, M1 को खींच रहा है ना, तो ये यहाँ पे M1 को जो अट्रैक्ट कर रहा है वो किस फोर्स से, मान लेते हैं F2, तो किस डायरेक्शन में होगा, R के ही डायरेक्शन में हो रहा है, सो इट इज माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड दिस इज वेक्टर R। तो बोथ फोर्स क्या है, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, ऐसा लिख सकते हैं, यानी इक्वल एंड अपोजिट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, ये तो न्यूटन्स लॉ में भी देखा था, थर्ड लॉ में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे भी ये चीजें वेरीफाइड होती है। ठीक है, आई थिंक आप ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हो। और अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना यार, R इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज R, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ ट्रायंगल्स लॉ लगाओ, R1 प्लस R इक्वल टू R2, अपन ऐसा लिख सकते हैं R1 प्लस R इक्वल टू R2, सो R इक्वल टू R2 माइनस R1, है ना। अपन जानते हैं ये ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड कनेक्ट हो रहा होगा, तो ऐसा हमने ये रिजल्टेंट के फॉर्म में लिखा, तो R इक्वल टू हमारा इतना होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स को अगर लिखना हो तो इट इज Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अब R के जगह पे वो वैल्यू रख दो, या फिर ऐसा कर दो, ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय द वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ द वेक्टर, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यहाँ पे वेक्टर R डिवाइडेड बाय R मॉड ऑफ R, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R क्यूब वेक्टर R, ऐसा भी अगर दिख जाए तो ये गलत नहीं है, R क्यूब भी होता है इनकेस यहाँ पे वेक्टर R दिया हुआ है तो। ठीक है, आई होप आपकी सारी जो कंफ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। इस पे आप जितने चाहो क्वेश्चंस लगा सकते हो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में भी है, आप उसको ट्रायल कर सकते हो, है ना। मान लेते हैं ना कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा गिवन है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे M रखा हुआ है, M मास है, यहाँ M मास है ना, इसके सेंट्रॉइड पे हमने एक 2m का मास रख दिया। अब 2m पे कितना फोर्स लग रहा है, 2m पे 2m कितना फोर्स लगा रहा है ये बात नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 2m पे कितना फोर्स लग रहा है, तो समझ लो कि ये 2m को इधर खींच रहा है, ये वाला पार्ट इधर खींच रहा है, ये वाला पार्ट इधर खींच रहा है, मतलब इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। तीनों फोर्स क्या एक्स वाई के डायरेक्शन में है, नहीं, सबसे पहले ये 3 फोर्स, यानी ये मान लेते हैं हम, अगर देखो यहाँ पर डिस्टेंस मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये x है, ये x है, ये x है, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा Gm इंटू 2m डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, ये बात तो ठीक है। अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस सारे एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री पे होंगे, सारे एंगल जो होंगे आपके 60 डिग्री पे होंगे, मतलब क्या है कि ये वाला एंगल जो होगा 30 डिग्री का होगा, मतलब अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक्सिस ड्रॉ करें, तो ये वाला एंगल आपको कितना दिखाई देगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट को इधर ब्रेक कर लो, फिर इसके कंपोनेंट को इधर ब्रेक कर लो, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, सारे फोर्स को अपन कैसा लिखेंगे, पहले x डायरेक्शन के सारे फोर्स को ऐड कर लेना, फिर y डायरेक्शन के फोर्स को सारे को ऐड कर लेना, जितना भी फोर्स आएगा आपका वही अपन ऐसा लिख देंगे फाइनली, F इक्वल टू Fx I प्लस Fy J, है ना। ये पुराना ही मेथड है, जब अपन फोर्स के बारे में पढ़ते थे तो ऐसा एक सबको ब्रेक कर दो, एक्स वाई में, फिर क्या करो, एक्स डायरेक्शन के फोर्स को ऐड कर दो, फिर वाई डायरेक्शन के फोर्स को ऐड कर दो, एंड दैट्स ऑल, ये आपका ऐसा रिजल्टेंट आ जाता था। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कितना ऐड कर रहे हैं अपन, मतलब कितना मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो यहाँ पे एक सारे फोर्स तो एफ ही हैं, तो इधर जो फोर्स लग रहा है उसको अपन लिख सकते हैं एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा, तो इधर भी लग रहा होगा हमारा एफ कॉस 30 डिग्री। नीचे क्या लग रहा होगा, एक इसका एफ साइन 30 डिग्री और इसका एक, इस वाले का एक एफ साइन 30 डिग्री। मतलब अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, इधर है एफ कॉस 30 डिग्री, इधर भी एफ कॉस 30 डिग्री, एफ की वैल्यू सेम है, इधर हमारा एफ लग रहा है और इधर हमारा
एफ साइन 30 डिग्री और एफ साइन 30 डिग्री। अब कुल मिला के ये दोनों फोर्स, अब एफ वाई में एफ एक्स में कितना फोर्स है, देखो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो एफ एक्स 0, ठीक है। दूसरा वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो अब देखो ऊपर एफ है नीचे माइनस एफ, मतलब ऊपर एफ और दो फोर्स नीचे लग रहा है, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, तो एफ वाई को अगर आप निकालना चाहें तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो, एफ माइनस ऑफ एफ साइन 30 डिग्री यानी 1/2 यानी f/2 माइनस एफ साइन 30 डिग्री यानी 1/2, ये दोनों कैंसल आउट, सो द वाई कंपोनेंट इज ऑल्सो 0, सो रिजल्टेंट फोर्स इज 0। दिस इज द बेसिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमने फोर्स के बारे में कहा। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपने अभी तक तो कैपिटल जी के बारे में बात करी, क्या स्मॉल जी का कुछ कनेक्शन है क्या यहाँ पे? आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, हाँ बिल्कुल है कनेक्शन। अभी आपको बताते हैं कैसा कनेक्शन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। पहले निकालने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अपन स्मॉल जी से जानते हैं, है ना। और अपन जानते हैं इससे पहले कि F इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। पहली बात अपन जानते हैं F इक्वल टू एम जी होता है, ये बहुत पहले, ये वेट फोर्स है ना। तो G इक्वल टू F डिवाइडेड बाई एम होता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा अर्थ यहाँ है, इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे mg लग रहा होगा। मतलब ये फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ ही तो लगा रहा है। चलिए इस g की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। g की वैल्यू ना भी कैलकुलेट कर, एटलीस्ट फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, है ना, तरीका है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज मास डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मास डेंसिटी? जैसा देखा था हमने, मास डेंसिटी रो इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। सारे अब पुराने कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सब कुछ पुराना ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपन क्या करते हैं, अर्थ मान लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं ना, ऐसा मान लेना है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो एम मास था, वो अंदर चला गया है, मान लो यहां पे चला गया है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, फिर ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अब ये एक सर्कल बना रहा हो, मतलब ये बाहर वाला जो पार्ट है हमारा, है ना, बाहर वाला जो पार्ट है वो इस पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा, जो लगा रहा होगा वो अंदर वाला पार्ट लगा रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ गए। तो अर्थ का पहले हमें ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो फॉर अर्थ। तो पहली बात, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम मानते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पे हमारा स्मॉल एम रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो कौन लगा रहा होगा, है ना, ये अंदर वाला पार्ट। तो अंदर वाले मास कितना है, ठीक है, आप यूज करना चाहते हो कि तो मास है कितना, चलो कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द मास। तो ये जो हमारा मास है अपन मान लेते हैं अंदर एम एस मान लेते हैं, ठीक है, एम एस मान लेते हैं। एम एस इज डेंसिटी और टोटल वॉल्यूम, ये इंटरनल वॉल्यूम कितना होगा, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। तो अपन रो की वैल्यू, रो तो सेम होगा ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रो सेम होना है, तो रो की वैल्यू यहां से रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये 4/3 कैंसल आउट, सो इट इज m डिवाइडेड बाई आर क्यू, और यहाँ पे आर क्यू, ये है मास। अब फोर्स इस पे कितना लगेगा, तो अपन मान लेते हैं ना, ये टोटल मास कहाँ पे, सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा ms, और स्मॉल m यहाँ पे है, तो व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो मास यानी अपन लिख लेते हैं कैपिटल G ms, ठीक है, ms लिख लो, स्मॉल m लिख लिया, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r का स्क्वायर। अब ms की वैल्यू यहां से रख लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, G कैपिटल M, है ना, स्मॉल m डिवाइडेड बाई
आर क्यूब, और यहाँ पे ये पहले से हमारा आर स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा आर क्यूब, ठीक है। तो ये स्क्वायर से आर क्यूब खत्म, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। सिंपल सा हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्या है, ये फोर्स है। अब समझो कि ये जो आर है वो यहां तक का डिस्टेंस है। हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब इस वाले ऊपर वाले सरफेस पे कितना होगा। सिंपल है, इसको ऊपर करते जाओ, ऊपर करते जाओ, ऊपर करते जाओ। ये जब यह मास यहां पहुंचता है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे अपन कैपिटल आर जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब अब ये जो फोर्स है इस मास को इसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पे रखते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा हमारा जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो और ये पहले से मास था, यहाँ मास से मास कैंसल, तो सो जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अगर आप जी की वैल्यू रखेंगे, है ना, एम की मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आपको अप्रोक्सीमेटली इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप चाहो तो नोट कर लो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, जो कि हम लोगों ने अभी तक क्लियर कर दिया है। अब क्या हमारा, अब आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप लिख लें, ठीक है। तो अब हमारा क्या, अभी एक बात बताओ कि अर्थ यहां पे है, अर्थ पे यहां पे पार्टिकल, क्या इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो भी इतना ही रहने वाला है या फिर कुछ चेंज होगा? आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम, यहां पे अर्थ है हमारा, इस एच हाइट पे रखा हुआ है हमारा कोई मास, एम मास, ठीक है। इसमें आपको जी की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है, फोर्स निकालो। सबसे पहली बात, ये यहां से यहां तक आर, यहां से एच, फोर्स कितना होगा, फोर्स इज गिवन बाय जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई, अब यहां से अपन क्या करें, आर स्क्वायर को बाहर ले लें, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो यही तो हमारा जी नॉट। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा जी नॉट। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज जी, मतलब ये जी नॉट, अब इसको m नीचे ले आओ और ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई एच बाई आर टू द पावर -2 लिख सकते हैं, है ना। ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इट इज क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2, ठीक है। तो यही हमारा जी एच हाइट है, इट इज जी नॉट यानी 9.8, ठीक है, इनटू, अब देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2h बाई आर, है ना। बाकी को नेग्लेक्ट कर देते हैं हायर टर्म को, तो हमें क्या मिल जाता है, इट इज जी एच इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इन डेप्थ डी, फिर अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर सैटेलाइट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।